So let us start the class of budget 2020-21 and this is the first part that we are going to cover. In the next class we will be covering the next part. आइए मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूं कि जब भी कोई बजट प्रिपेयर किया जाता है, बजट प्रिपेयर करने से पहले कुछ स्पेशल चीज़ों को फोकस किया जाता है, क्योंकि बजट प्रिपरेशन आपको पता है भारत में परफॉर्मेंस के आधार पर की जाती है। और परफॉर्मेंस का मतलब ये कि लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर कौन कौन से सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, इस पर बेस्ड एक पूरी प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है। और उस प्रोसेस को एनालाइज करने की पूरी प्रक्रिया कहलाती है इकोनॉमिक सर्वे। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बजट के पहले कौन सा सर्वे किया जाता है, दैट सर्वे इज कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है। और जब भी जिस भी साल का बजट बनना होगा, सपोज जैसे 2020-21 ये साल चला, अब 2021-22 चलेगा। जब 2021-22 के लिए बजट आएगा उसके पहले 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे आएगा। यानी कि जो साल बीता है, द ईयर विच इज ऑनगोइंग ईयर का इकोनॉमिक सर्वे होता है। और बजट जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, वो अपकमिंग ईयर का होता है, अपकमिंग 1 फिनेंशियल ईयर का। तो इस तरीके से ऑनगोइंग ईयर और अपकमिंग 1 फिनेंशियल ईयर, ये चीज़ों को हम मैनेज करके चलते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले अलग अलग क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि किस तरीके से भारत में ग्रोथ हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्रोथ की हम लोग बात करते हैं, जो भी जीडीपी के क्षेत्र में हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के क्षेत्र में हुई है, या अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से ग्रोथ हुई है। तो सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कि जो बजट है उस बजट में क्या क्या किया गया। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट ले लें। और चूंकि मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें समझाई हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी केस करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इकोनॉमिक सर्वे जो रहा 2019-20 का, उसके अंतर्गत सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट को अगर हम कंपेयर करना शुरू करें तो इसके कंपैरिजन में हमें मिलता है कि 2016-17 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% तक रहा, 2017-18 में 7.2, कंसिडरेबली डिक्रीज होता गया है। 6.8 रहा है 2018-19 में और 19-20 में 5.0। अब अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 2020 और 2021 में 6.0 6.1 रहा है। परंतु इस इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा कहीं ना कहीं कोविड-19 की मार को भी दर्शाता है। अब जीडीपी ग्रोथ रेट में सर्विस सेक्टर की सबसे पहले बात करें। सर्विस सेक्टर में 17-18 में 8.1, 18-19 में 7.5 और 19-20 में 6.9। अब देखिए होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर से इस वाले साल को हम कंपेयर करते हैं, और जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे हम एक डेटा निकालते हैं जिसे कहा जाता है ग्रोथ रेट। नाउ ग्रोथ रेट इज अ डेटा which actually tells about the advancement in the particular sector. सर्विस सेक्टर में जो एडवांसमेंट है वो आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहा है 8.1 से 7.5, 7.5 से 6.9 की तरफ। वहीं अगर इसी के जस्ट ऊपर राइट हैंड साइड में इन्फ्लेशन को देखिए, तो इन्फ्लेशन जो है उसे डिसाइड करके रखा जाता है कि दैट मस्ट बी 4 ± 2% इन द कंट्री। यानी अगर 4 + 2 करिए दैट इज 6%, और अगर आप 4 - 2 करिए दैट इज 2%। तो 2% से 6% के बीच में ये इन्फ्लेशन होना चाहिए। एंड यही एक आइडियल डेवलपिंग कंट्री के अंदर सिचुएशन होती है। नाउ 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, इसमें आप देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे जो इन्फ्लेशन रहा है वो एवरेज 4.5 से 4.1 के बीच बना रहा है। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स पर देखें तो 1.7 से लेकर के एक हाइक जरूर हुआ, लेकिन वापस आकर के 1.5 पर गिरा है। सीपीआई का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई को देखने का वो नजरिया जिस पर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हो। होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हो, जहां पे एक्चुअल कीमतों का अंदाजा आपको होता नहीं है।
उसके बाद हमारा डिस्कशन है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। अब फिस्कल डेफिसिट को हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी में अगर कहें तो 16-17 में 3.5 रहा, फिर 2017-18 में भी 3.5 रहा, 2018-19 में 3.4 और 2019-20 में 3.3 रहा। यानी कि फिस्कल डेफिसिट को हमने एक ग्रेजुअल स्तर पर डिग्रेड किया है, परंतु ये जो डिक्रीमेंट है या ये जो डिक्रीज होना दिख रहा है दैट इज नॉट सो सफिशिएंट। जीडीपी ग्रोथ रेट में अगला जो मेजर है यहां पर उठा लें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने ये कहा कि जो इकोनॉमिक रिजर्व्स, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़े हैं। 2016-17 में 370 बिलियन यूएस डॉलर्स हुआ करते थे, जो कि 17-18 में बढ़ करके 425, 18-19 में 413 और थोड़ा सा एक डाउनफॉल रहा है 17-18 और 18-19 को कंपेयर करें तो, परंतु 2019-20 में एक अच्छी बिग लीप लगाई है 461.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये भी कमाल करा है टिल द एंड ऑफ 10 जनवरी 2020 हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ें तो करंट अकाउंट बैलेंस को देखें। ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। और करंट अकाउंट बैलेंस याद रखिएगा 0.6 वो भी माइनस में, फिर -1.8, फिर -2.1 और उससे अब ये ऊपर की ओर छलांग लगाने वाला, ऐसा कहते हैं कि 1.5 की तरफ जाएगा। यानी कि करंट अकाउंट के बैलेंस का मतलब ये होता है जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपका नेगेटिव शो होता है। जब आपके इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपका पॉजिटिव शो होता है। जीडीपी ग्रोथ रेट में एग्रीकल्चर की भी बात करें ऐसा हो नहीं सकता। एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर्स यानी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, ये सभी क्षेत्रों में 5.0% ग्रोथ रेट रही 2017-18 में, जो कि 18-19 में घट करके 2.9% हो गई और उसके बाद 19-20 में 2.8। एग्रीकल्चर सेक्टर जरूर कहीं ना कहीं नीचे गया है। हाउएवर इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही है ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से, जीवीए के हिसाब से, दैट इज राइट फ्रॉम 5.9 से 6.9 और 6.9 से 2.5 पर आकर के गिरी 2019-20 में। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो सब कुछ बता रहा है आपको कि क्या कंडीशंस क्रिएट हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 की अगर हम बात करें तो 2019-20 में जो जीडीपी ग्रोथ है, दैट जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइसेस क्या रखा गया। सबसे पहले 2016-17 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 पर रहा, फिर वो 2017-18 में 7.2 हो गया, फिर 18-19 में 6.8, 19-20 में तो 5.0 पर आ गिरा और 2020-21 में इसके 6.0 से 6.5 रहने के आसार लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से यदि हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को भी देखें तो 2017-18 से इन 3 सालों में 5.0 से सीधे 2.8 की तरफ एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है या डिग्रेडेशन आया है। अगर हम थोड़ा और आगे चल करके इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में एक एडिशन किया जाता है विच इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब देखिए ये जीवीए है क्या। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। तो आइए इस पॉइंट को समझ लेते हैं। जीवीए, इसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, और ये क्या है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं हम, इट इज द मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मेड बाय एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री और सेक्टर। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द सोर्स ऑफ वेयर the primary income of SNA are generated and is therefore carried forward into the primary। तो इस तरीके से आप ग्रॉस वैल्यू एडेड को समझ सकते हैं कि इट इज अ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय इंडिविजुअल ग्रॉस वैल्यू एडेड। नाउ द थिंग इज कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हमारी जीडीपी पे क्या
कंट्रीब्यूशन रहा है, पहले 5.9 से 6.9 गया, एक बिग लीप 2017-18 से 18-19 की तरफ, और उसके बाद एक बिग डाउनफॉल जो कि 6.9 से सीधे औंधे मुंह आ गिरा 2.5 पे। तो आगे बढ़ें, सर्विस सेक्टर ग्रोथ का हम लोग डिस्कशन कर लें। सर्विस सेक्टर ग्रोथ या जो ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए है बेसिक प्राइसेस परसेंट में, वो देखिए 8.1 से डिग्रेड होकर के डाउनफॉल होकर के 6.9 की तरफ आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो ये हमारे लिए थोड़ी एक अच्छी खबर है, जिसमें 2016-17 में हम 370 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, जो कि बढ़ करके हम 2017-18 में 424.5 लगभग 425 के आसपास पहुंचे। पर एक छोटा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिला 2018-19 में, जबकि 19-20 में देयर वाज अ बिग लीप। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बड़े अच्छे हुए, 461.2 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ऑल टाइम हाई फॉरेक्स रिजर्व्स को हमने टच किया। आगे बढ़ते हैं तो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग के सोर्सेस को भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? इनमें देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग मार्केट बोरोइंग्स को छोड़ करके, यानी जो आप उधार लेते हैं उस उधार को छोड़ करके, और बाकी इधर देख रहे हैं आप मार्केट बोरोइंग्स को भी मिला करके। तो अब आपको नई मार्केट बोरोइंग्स, ये देखिए नई मार्केट बोरोइंग्स आपने बढ़ाई हैं, और ये काला वाला इंडिकेटर न्यू मार्केट बोरोइंग्स के बारे में बताता है। फिर आता है स्टेट प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो स्टेट प्रोविडेंट फंड जो है, यहां पर आप देखिए ये येलो वाला इंडिकेटर बताता जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। एक्सटर्नल डेट की बात करें तो एक्सटर्नल डेट कुछ सालों में कम भी हुआ है, 2018-19 में हम देखें और 2019-20 में देखें तो एक्सटर्नल डेट काफ़ी कम हुआ है, बट 2019-20 में रिवाइज एस्टिमेट देखें तो एक्सटर्नल डेट थोड़ा सा बढ़ा भी है। वहीं सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, यानी कि जो भी छोटी छोटी सेविंग्स हैं उनके अगेंस्ट क्या सिक्योरिटीज रखी गई हैं, तो उन सिक्योरिटीज को आप देखिए, ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। द थिंग इज कि आप इसे देखें, ये ऊपर जाते हुए आपको दिख रहा है, बाकी रिसीट्स को तो नॉर्मली रखा गया है। अब इन्फ्लेशन की भी बात कर ले थोड़ा सा। इन्फ्लेशन जो है वो मैंने आपको बताया कि सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो सीपीआई रखा गया या जो इन्फ्लेशन को रखा गया है वो मैंने कहा है 4 ± 2% पर रखा जाता है। इसमें 4 + 2 कर दोगे तो 6% और 4 - 2 कर दोगे तो 2%, यानी 2 से लेकर के 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। दिस इज द सिस्टम। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का मतलब होता है जब आप माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हो, और माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी में यू बेसिकली फोकस ऑन कि कंज्यूमर कितने रेट पर चीज़ों को अवेल कर रहा है, और WPI को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी होती है जिसमें आप मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करते हो, या चीज़ों के महंगे होने का या चीज़ों के सस्ते होने का अंदाज़ा लगाते हो। इन्फ्लेशन को भी हमने देखा कि क्या हालात हैं। अब यूनियन बजट जो है, उस यूनियन बजट में किस तरीके से कहाँ पर कितना एलोकेशन है ये भी समझ लीजिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये जानना, और इसके माध्यम से तो आप कवर कर भी सकते हो। सबसे पहले देखना शुरू कीजिए कि कहाँ से किस तरीके से चीज़ें कवर की जा रही हैं। रुपी आता कहाँ से है, रुपी जाता कहाँ को है। रुपी आता कहाँ से है और रुपी जाता कहाँ को है। देखिए, अगर हम 1 रुपए की बात करते हैं तो रुपी आता कहाँ कहाँ से है, और हम 1 ही रुपए की बात करें तो रुपी जाता कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज से 20% यानी कि 20 पैसे आते हैं 1 रुपए में। कॉरपोरेशन जो टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स से 18 पैसे आते हैं, दैट इज 18% जो पैसा है वो आता है कॉरपोरेशन टैक्स से। इनकम टैक्स से 17 पैसे आते हैं, यानी कि 17% पैसा आता है इनकम टैक्स के माध्यम से, और 4 पैसे आते हैं कस्टम्स के माध्यम से, यानी कि 4%। यूनियन एक्साइज ड्यूटी में 7% का शेयर है, यानी कि 7% जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो यूनियन एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से, उत्पाद शुल्क। और जीएसटी एवं अदर टैक्सेस की बदौलत 18% मुद्रा आती है, यानी कि 18 पैसे 1 रुपए में
जीएसटी की तरफ से होते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 10 पैसे यानी 10% वहां से भी हमें आता है, और नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स की बात करें तो 6 पैसे वहां से भी आते हैं। सो कुल मिलाकर के ये टोटल आपका बनाता है 1 रुपए, और इन 1 रुपयों में कहां कहां से मुद्रा आती है, कहां कहां से मनी आती है, वो सब कुछ हमने मेंशन किया हुआ है। अब देखिए, बजट का मतलब क्या? बजट का मतलब जो आपके पास फंड है उसी फंड को आपने एलोकेट करना है, यानी रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू। अब रुपी गोज टू में देखिए, सबसे पहले 10 पैसे जाते हैं अदर एक्सपेंडिचर को, फिर पेंशन में जाते हैं 6 पैसे यानी 6%, सब्सिडीज में 6 पैसे यानी 6%, डिफेंस में 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं उनमें 9%, फिनांस कमीशन और अदर जो ट्रांसफर्स होते हैं उनमें 10%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स की बात करें तो 13%, इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो 1 रुपए में 18 पैसे यानी 18% टोटल अमाउंट का, और 20% रुपी गोज टू स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, यानी कि जो स्टेट का शेयर है उसमें भी बट जाते हैं। दिस इज हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज। तो ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अब आप पढ़ने के बाद आसानी से यूनियन बजट को समझ सकते हो कि किस तरीके से रुपया आता है और किस तरीके से रुपया जाता है। ये रहा है पीआईबी इंडिया यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया की तरफ से एक प्रॉपर रिपोर्ट, जिस प्रॉपर रिपोर्ट में बताया गया 1 रुपए आता कहां से है और उस रुपए का खर्च होता कहां पर है। आइए इन यूनियन बजट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ करके पढ़ना शुरू करते हैं, और इस बार के यूनियन बजट की 3 प्रोमिनेंट थीम्स रही हैं। 3 प्रोमिनेंट थीम हैं जिन थीम्स को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली थीम जो रही है इस बार के बजट की वो है एस्पिरेशनल इंडिया, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग विथ एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड बेटर जॉब्स फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। एस्पिरेशनल इंडिया में दूसरा पॉइंट रखा गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एंड द थर्ड इज केयरिंग सोसाइटी बोथ ह्यूमेन एंड कंपैशनेट, अंत्योदय एज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इसे रखा गया है। तो इस तरीके से ये 3 प्रोमिनेंट थीम्स रखी गई हैं बजट की। जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड्स, आई विल बी कमिंग बैक इन 10 सेकेंड्स। हाँ जी, तो इसको जानने के बाद अब हम लोगों को यह जानना है कि इनकी थीम में और क्या क्या चीजें शामिल रहीं। अब नाउ द पॉइंट इज कि ये थीम को तो हमने समझा। यूनियन बजट की 3 जो थीम रही हैं वो ये हैं कि सबसे पहले करप्शन फ्री इंडिया को रखना है, पॉलिसी ड्रिवन इंडिया होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है 25 दिसंबर को, और 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, या इसे आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी कहते हैं। क्लीन एंड साउंड फिनेंशियल सेक्टर, यानी कि जो भी हमारा फिनेंशियल सेक्टर हो वो पूरी तरीके से क्लीन हो और उसमें कहीं से कोई इलीगल मनी ना आने पाए। तीसरा फोकस किया गया है ईज ऑफ लिविंग पे। ईज ऑफ लिविंग का मतलब रहने में थोड़ी आज़ादी हो। नाउ आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम चीज़ों को और भी समझ सकते हैं कि एस्पिरेशनल इंडिया के 3 जो कंपोनेंट हैं उनमें से एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट, वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन, एंड एडुकेशन एंड स्किल्स, इन 3 कंपोनेंट्स को रखा गया है एस्पिरेशनल इंडिया के। अब सबसे पहले एग्रीकल्चर के क्रेडिट की बात करते हैं, एंड देन फिर हम धीरे धीरे डिस्कस करना शुरू करते हैं सभी सेक्टर्स को।
15 लाख करोड़ रुपए का टारगेट सेट किया गया है 2020-21 में। और प्रधानमंत्री किसान की बेनिफिशरीज को केसीसी स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। देखिए, केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कोई भी किसान अपनी फसल के शुरुआती चरण में जब उसे बोना होता है उस समय पर वो उधार ले सकता है और फसल को काटने के बाद उस उधार को वापस कर सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए शुरू की गई थी। एंड यहां पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की जब भी हम बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसे किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। मार्जिनल फार्मर्स का मतलब जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है। स्मॉल फार्मर्स का मतलब होता है जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। इन सभी किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे और ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए की एक किश्त उन्हें मिलेगी। तो इस तरीके से 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना पेमेंट किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान के लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत कवर किया जाना इस बार के एग्रीकल्चर में रखा गया है। इसके साथ ही साथ नाबार्ड का रीफाइनेंस स्कीम और भी एक्सपेंड किया गया है, फर्दर एक्सपेंशन किया गया इसका। नाबार्ड इज ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यानी ग्रामीण विकास और कृषि से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को क्रियान्वित करने का कार्य एवं साथ ही साथ उन्हें निगरानी करने का कार्य, सुपरवाइज करने का कार्य नाबार्ड का ही होता है। और इस योजना का और विस्तार किया जाना है। कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे 100 वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में और 100 जल तनावग्रस्त जिलों के लिए एक व्यापक उपाय प्रस्तावित किए जाएंगे। ये भी एक खास बात रखी गई है इस पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर क्रेडिट वाली बात के अंदर। और साथ ही साथ 1 लाख करोड़ रुपए फिशरीज को एक्सपोर्ट करने की भी बात की गई है जो कि 2024-25 तक अचीव किया जाएगा। तो 2024-25 1 लाख करोड़ रुपए का मत्स्य निर्यात लक्ष्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी कहा गया है इसके अंदर कि फिशरीज में यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग मछली पालन करते हैं उनमें मछली पालन करने वाले किसानों की आय को दुगना करना है। 2018-19 के बजट में पहली बार ऐसा हुआ था कि फिशरीज सेक्टर को भी किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कवर किया गया था। एनिमल हस्बेंड्री को भी किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कवर किया गया था। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन और फिशरीज का मतलब होता है मछली पालन या मत्स्य पालन। 2 लाख टन फिश प्रोडक्शन रखा गया है 2022-23 तक एवं साथ ही साथ 3,477 सागर मित्र और 500 फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी फिशरीज एक्सटेंशन में इन्वॉल्व करने की बात कही गई है। सर देखिए, यूथ इन एग्रीकल्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी काफी पहले से फोकस करते आए हैं एंड उनका यही एक मुद्दा है कि युवा सोच को लेकर के कृषि को आगे बढ़ाया जाए। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इनोवेटिव एंड ऑल्सो वेरी हैंडसम। आगे बढ़ें तो ब्लू इकोनॉमी पे बात की गई। ब्लू इकोनॉमी का मतलब एल्गी को उगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, शैवाल जिसे आप लोग काई कहते हैं। काई एक्चुअली पानी को साफ करता है एवं कई सारे समुद्री जीवों के लिए भोजन का कार्य भी करता है। तो एल्गी को बढ़ाया जाए, सी वीड को बढ़ाया जाए यानी समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार से बहुत सारे मछलियां भी जिंदा रहेंगी और केज कल्चर को भी बढ़ाना है। साथ ही साथ जो भी फिशरीज रिसोर्सेज हैं उन मरीन फिशरीज रिसोर्सेज यानी समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास, उनके प्रबंधन और उनके संरक्षण की एक रूपरेखा भी तैयार करनी है। यह भी ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत रखी जाने वाली बात कही गई। इसके अलावा और किसान रेल और इंडियन रेलवेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यह होता है कि जहां पर सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिल करके किसी एक योजना को लोगों के लिए लेकर के आते हैं और इसे हम लोग पीपल वेलफेयर के नाम से जानते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
को पूरी तरीके से मैनेज करती हैं। अब एक सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनानी है पेरिशेबल आइटम्स के लिए, जैसे कि मिल्क है, मीट है, फिश है। अब ये होता क्या है कि मिल्क, मीट, फिश जल्दी खराब हो जाने वाले प्रोडक्ट्स में से हैं। ये मुश्किल से 1 दिन या 1.5 दिन की वैलिडिटी होती है, और इस आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करने के लिए हमें एक्सप्रेस ट्रेन और फ्राइट ट्रेन चाहिए होंगी, जिनमें रेफ्रिजरेटेड कोचेज़ हों, और इन रेफ्रिजरेटेड कोचेज़ के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह मीट को, फिश को एवं मिल्क को भेज सकें। तो जो पेरिशेबल्स आइटम्स होते हैं ना, जो ऐसे मटेरियल होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उन सभी को उनकी आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है, इस पर फोकस किया गया है। एवं साथ ही साथ किसान रेल के अलावा कृषि उड़ान योजना पर भी फोकस किया गया। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, उन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल दोनों रूट को कवर करने की बात कही है। कृषि उड़ान के अंतर्गत जितना भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, उसे पूरे भारत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लेगा। स्पेशल कार्गो प्लेन्स चलाए जाएंगे, जिनके अंतर्गत फलों, सब्जियों एवं नॉर्थ ईस्ट में होने वाले बहुत ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के उत्पादों को पूरे देश विदेश में पहुंचाया जाएगा। इस देश विदेश में पहुंचाने से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनकी इनकम बढ़ेगी। तो यूं समझें कि ट्राइबल पॉपुलेशन की इनकम को बढ़ाना है, दैट्स वाई दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। कृषि उड़ान, कृषि उड़ान के संदर्भ में वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, ये मार्केटिंग और एक्सपोर्ट करने के लिए है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। अब देखिए, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी करना, पौधे उगाना, फल उगाना, फ्रूट उगाना, और इन्हें फिर ले जाकर एक बड़े मार्केट में बेचना। तो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब कि एक प्रोडक्ट होगा और उस डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर जगह पर उन प्रोडक्ट्स को इकट्ठा किया जाएगा और उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से उसकी पहचान बनाई जाएगी। जैसे दशहरी आम होता है तो वो लखनऊ के बेल्ट में होता है, दिस इज़ फेमस। जैसे कोई भी चाय है तो वो असम में होती है, तो असमीज चाय फेमस है। इसी तरीके से मार्केटिंग और एक्सपोर्ट्स को हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बढ़ाया जाएगा। एवं सभी तरह के फर्टिलाइजर्स, सभी प्रकार के उर्वरकों को उनका बैलेंस्ड यूज़ किया जाएगा। ट्रेडिशनल, ऑर्गेनिक और इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर को भी यूज़ करने की बात कही गई है। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब होता है जैविक खाद, जैविक खाद का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक, नेचुरल और इंटीग्रेटेड फार्मिंग को जैविक खेती पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये ऑनलाइन नेशनल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मार्केट होगा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इससे बिक पाएंगे। आजकल वैसे भी लोगों का झुकाव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा ही रहा है। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जाएगी। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि कोई परफॉर्मेंस को हम लोग देखेंगे नहीं। शून्य बजट प्राकृतिक खेती में हम लागत कम से कम और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। आगे, ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को रेनफेड एरियाज में एक्सपेंड किया जाएगा, यानी ऐसे एरियाज जहां पर वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, वहां पे कृषि प्रणालियों का विस्तार पूरी तरीके से किया जाएगा। मल्टी टायर क्रॉपिंग, यानी कि अलग अलग फसलों को एक ही जगह पर उठाना, उगाना। बी कीपिंग कहने का मतलब होता है कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उन मधुमक्खियों का मधुमक्खी पालन करना। सोलर पंप के माध्यम से आप किसानों को सब्सिडी दे करके, जैसे कि सूर्य मित्र योजना चल रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना चल रही है, उनके तहत लोगों को फ़ायदा पहुंचाना। एवं सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को नॉन क्रॉपिंग सीजन में ऐड करना। जो फसल वाला सीजन नहीं होता, उसमें आप सोलर एनर्जी पैदा कीजिए, क्योंकि आपके खेत खाली पड़े रहते हैं, तो वहाँ पे खाली पड़े रहने से बेहतर है कि कोई ना कोई सोलर एनर्जी पैदा की जाए। आगे चल करके प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। 20 लाख फार्मर्स हैं, उनको स्टैंड अलोन सोलर पंप प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जो आगे के 15 लाख फार्मर्स हैं, उनके भी जो पंप सेट हैं, उन पंप सेट को
ग्रिड कनेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत यह बात की गई कि जिन जिन किसानों के पास बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को वो सरकार को दे दें, और सरकार को देने के बाद सरकार उन्हें कॉम्पेंसेशन तो पे करेगी ही, साथ ही साथ सरकार उस पर लगाएगी सोलर पावर प्लांट्स। और इन सोलर पावर प्लांट्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर एरिया जहां पर ये किसान रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी ये इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी या इस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाएगा, बट ये इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी किन किन को, ये भी याद रखेंगे। किसानों को तो मिलने ही वाली है, किसानों के आसपास लोकल मार्केट अच्छे होंगे इससे। एंड द नेक्स्ट एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्ट्रिसिटी मिलने के साथ साथ जितने भी सोलर इक्विपमेंट हैं, जो भी सौर ऊर्जा वाले इक्विपमेंट हैं या सामान हैं, उन पर भी किसानों को छूट मिलेगी। तो फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी जिनकी जिनकी भी ज़मीनें ली गई हैं। तो फार्मर अपने सोलर पंप भी लगा सकते हैं, सोलर पंप के लगाने के साथ साथ अपना और रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड और भी प्लांट्स को लगा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ फैसिलिटी। आगे बढ़ें तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है, किसान उत्थान इसे योजना कहा जाता है, और एक महाअभियान है ये। 27.5 लाख सोलर वाटर पंप डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फार्मर्स में, 17.5 लाख पंप इंस्टॉल किए जाएंगे ऑफ ग्रिड, और 10 लाख पंप को इंस्टॉल किया जाएगा जहां पे ग्रिड अवेलेबल है। फार्मर्स अपने सरप्लस सोलर पावर को बेच पाएंगे, और उस सोलर पावर को बेचने के लिए 60,000 रुपये प्रति एकड़ एनुअली पे किया जाएगा। तो सोचिए कि फार्मर्स जिन्होंने ज़मीन दी है और उनकी ज़मीन से ही उन्हें 60,000 रुपये प्रति एकड़ हर साल मिलेगा। और जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट हैं 2 मेगावाट कैपेसिटी के, ये इंस्टॉल किए जाएंगे रूरल एरियाज़ में। तो हमारे फार्मर्स को सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी उनके बंजर ज़मीन पे मिलने वाली है, और वो एक बार ग्रिड को ज़मीन बेच देंगे तो ग्रिड को ज़मीन बेचने के बाद उन्हें सौर ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, विलेज स्टोरेज स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसे चलाएंगे, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फार्मर्स को एक अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी देंगे और उनके लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करेंगे। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है सप्लाई कॉस्ट, तो उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, उनकी कैपेसिटी अच्छी होगी, एंड होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने से ये विलेज स्टोरेज स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन्हें हेल्प भी कर पाएंगे। अब धान्य लक्ष्मी, ये जो धान्य लक्ष्मी के रूप में हमारे महिलाओं को हमारे भारतीय समाज में समझा जाता था, उस धान्य लक्ष्मी के स्टेटस को वापस उन्हें दिलाया जाएगा। विमेन यानी कि महिलाएं एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिन्हें स्वसहायता समूह कहते हैं, महिलाएं एवं स्वसहायता समूह वापस एक बार भारत की वही शान बनेंगी जो शास्त्रों में वर्णित है। वेयर हाउस डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये देखें, वेयर हाउस का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। अब इनमें ब्लॉक लेवल पे, यानी कि जो विकास खंड होते हैं, विकास खंड के लेवल पे वायबिलिटी गैप फंडिंग करने के लिए नए नए वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन CWC, और वेयर हाउस बिल्डिंग, ये सभी निर्मित किए जाएंगे। नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स ENWR इंटीग्रेट की जाएगी ENAM के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ नेशनल वेयर हाउसिंग रिसीट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा और फिनांसिंग की जाएगी। देन उसके बाद साथ ही साथ लाइव स्टॉक यानी मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाना है 108 मिलियन मीट्रिक टन तक, फ्रॉम 53.5 मिलियन मीट्रिक टन बाई 2025। तो यानी 53 जो हमारा टारगेट है 54 का, 54 मिलियन से सीधे 108 मिलियन करना है, यानी कि डबल करना है दूध प्रसंस्करण क्षमता।
और दीनदयाल अंत्योदय योजना की अगर हम चर्चा करें तो अंत्योदय योजना के अंतर्गत 0.5 करोड़ हाउस होल्ड्स को मोबिलाइज करना है 58 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पॉवर्टी एलिविएशन के लिए। तो देखिए, पॉवर्टी एलिविएशन का मतलब होता है गरीब उन्मूलन, ठीक है, गरीबी का उन्मूलन करना। तो इसके लिए और बेहतर हाउस होल्ड्स को मोबिलाइज भी किया जाएगा। दिस इज हाउ द सिस्टम इज गोइंग और ग्रोइंग अप। तो चलिए कुछ एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इन एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं इन बजट के माध्यम से हमारे भारतीय में। सबसे पहले, किस वर्ष, बाई विच ईयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ जन औषधि केंद्र स्कीम टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स विल बी कंप्लीटेड? किस वर्ष तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र योजना का संपूर्ण विस्तार कर दिया जाएगा? और इसका सही उत्तर है कि इट विल बी डन बाय द 2024। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जब बजट प्रपोज किया तो उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र को बढ़ाया जाएगा। अब एक योजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। देखिए, PMBJP योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके अंतर्गत खोले जा रहे हैं JAS, जन औषधि स्टोर। अब देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है वो इस योजना को चला रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के करंट जो मिनिस्टर हैं वो हैं सदानंद गौड़ा। हाल ही में इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, परंतु ठीक हो जाएंगे, ये हमारी आशा है और शुभकामना है। जन औषधि स्टोर में या प्रधानमंत्री बीजेपी योजना के अंतर्गत क्या बात कही गई है? सबसे पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे कहते हैं जेनरिक मेडिसिन्स। अब ये देखें जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले सस्ती दवाइयाँ और सस्ती एवं अच्छी दवाइयाँ, लोगों के दिमाग में एक इमेज बन गई है कि सस्ती दवाई कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो सस्ती एवं अच्छी दवाइयाँ, चीप एंड गुड जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए जाने वाले हैं। नाउ, प्रधानमंत्री बीजेपी योजना के अंतर्गत बात ये कही गई है कि जो हमारा ब्यूरो ऑफ PPPI है, ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल्स पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया, वो ये दवाइयों को बनाएगा। अगर वो नहीं बना पाएगा, पूरी सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो कोई और के माध्यम से बनवाएंगे, बट दिस विल बी डन और इन्हें ले जाकर के बेचा जाएगा जन औषधि स्टोर के माध्यम से। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी एक स्कीम है जिसमें वो लोग अमृत स्टोर ओपन करते हैं और प्लीज़ जन औषधि स्टोर और अमृत स्टोर को पूरी सेपरेट तरीके से पढ़िएगा। अमृत स्टोर जो है इसका कंसेप्ट दूसरा है। अमृत स्टोर के कंसेप्ट में बेसिक फोकस इस बात पर किया जाता है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो अमृत स्टोर के माध्यम से अच्छी और सस्ती दवाइयां देगी। जन औषधि स्टोर के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स अच्छी और सस्ती दवाइयां देगी। ये है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अब ये जन औषधि केंद्र को, जिन्हें हम JAS कह रहे हैं, इन्हें 2000 मेडिसिन ऑफर करते हुए 300 सर्जिकल्स में 2024 तक बढ़ा देना है। तो जो 6000 हैं उन 6000 से और बढ़ा करके और इन केंद्रों को बढ़ा करके ले जाना है एक अच्छे नंबर्स तक। अच्छा, इसके अलावा इन बजट 2020-21 हाउ मच परसेंटेज इज रेज्ड फॉर कस्टम ड्यूटी ऑन ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स? बजट 2020-21 में ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर सीमा शुल्क के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? और इसका सही उत्तर है कि 10% बढ़ाया गया है। तो गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस को सितंबर 2020-21 में ये कहा था कि कस्टम लॉज को देखते हुए हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करते हैं और ऑटो और पार्ट्स में जो भी इंपोर्ट ड्यूटी है उसे 10% बढ़ा देते हैं ताकि हमारे भारत में जो भी प्रोडक्ट बने उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद हो। बाहर वाली चीज़ें महंगी मिलेंगी तो लोग अंदर की चीज़ें ही खरीदना शुरू करेंगे। अब देखिए, बाई विच ईयर इंडिया विल हैव द लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? किस वर्ष तक भारत में दुनिया के सबसे अधिक कामकाजी आयु होने वाली है लोगों की? और इसका सही उत्तर है नंबर 4, 2030, 2030 इसका सही आंसर होगा। तो बजट जो प्रेजेंट किया गया था ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा, वो 3 थीमेटिक एरियाज में था: एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल एंड केयरिंग सोसाइटी। अब देखिए, यंग
जो भी लोग हैं भारत के, उन्हीं के लिए ये अपॉर्चुनिटीज ओपन करने की बात कही गई है। और 2030 तक वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया की सबसे ज्यादा होगी, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जाएगा। और बेरोजगारी दर जितनी ज्यादा बढ़ चुकी है भारत में, उस हिसाब से अब युवाओं को सुअवसर प्राप्त करवाने की जरूरत है, उनके अंदर कौशल विकास करवाने की जरूरत है, ताकि वो देश के अल्टीमेटली डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकें। अब देखिए, स्किल डेवलपमेंट और रीस्किलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इनके लिए भी डिस्ट्रप्टिव चेंजेस किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट इज अनाउंस्ड फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स इन बजट 2020-21। और इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना है, उसमें 2020-21 में जो घोषणा की गई, दैट इज 103 लाख करोड़ रुपीज़। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट स्पीच में अनाउंस किया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए 103 लाख करोड़ रुपए का ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा ये लोन और इस सेक्टर को। इसके अलावा हाउ मच या हाउ मेनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल हैव अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बाय मार्च 2021। मार्च 2021 तक कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा, तो ये भी मेनली फोकस करके कहा गया था कि 150। अच्छा, इसमें भी हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो जनरल स्ट्रीम्स में हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं, वो अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। 150 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अप्रेंटिसशिप को स्टार्ट किया जाएगा और डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज को मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा लेटेस्ट बजट 2020-21 की बात करें तो ट्राइबल म्यूजियम कहाँ सेटअप होने वाला है? एज पर द लेटेस्ट बजट 2020-21, वेयर डज द ट्राइबल म्यूजियम इज गोइंग टू सेटअप? तो नवीनतम बजट 2020-21 के अनुसार जनजातीय संग्रहालय को झारखंड में स्थापित करने की बात कही गई है। 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये विश्व स्तर का जनजातीय संग्रहालय रांची, झारखंड की राजधानी में बनाया जाएगा। और लगभग ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा, एवं साथ ही साथ हमारे आर्ट एंड कल्चर को जानने की हेल्प भी मिलने वाली है हमें। बजट 2020-21 के अनुसार बाय विच ईयर द मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज टू बी डबल्ड? सो एज पर 2020-21 दूध प्रसंस्करण क्षमता किस वर्ष तक दुगनी हो जाएगी? मैंने क्या कहा था, 53.8 मिलियन टन हम लोग दूध अभी भी उत्पादित करते हैं, और इसे बढ़ाना है 108 मिलियन टन तक, और ये किया जाएगा 2024 तक। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। 2025 तक किया जाना है, इसे 2025 तक किया जाना है। और याद रखिएगा, अ बिग पुश टू कंट्रीज डेयरी इंडस्ट्री। द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट इंडिया की मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को डबल करेगी और करंट लेवल से बढ़ा करके इसे ले जाएगी। कंट्री की जो प्रोसेसेस हैं वो 53.5 मिलियन मीट्रिक टन करेंटली हैं, लगभग 53.5, और ये 108 मिलियन मीट्रिक टन पे ले जाई जाएंगी 2025 तक। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज टू बी लॉन्च्ड टू क्लैरिफाई रोल्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड की रेगुलेटर्स। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रमुख नियामकों की भूमिकाओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की जानी है? और इसका सही उत्तर होने वाला है निर्वी। जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और की रेगुलेटर्स के रोल को डिफाइन किया जाएगा, यानी इनकी जो कार्य हैं, इनके कार्यों को क्लैरिफाई किया जाएगा। इस पॉलिसी के माध्यम से एक ई लॉजिस्टिक्स मार्केट बनाया जाएगा, और ई लॉजिस्टिक्स मार्केट बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन पर फोकस करेगा, स्किल्स के जनरेशन पर फोकस करेगा, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। तो इससे डेवलपमेंट और बढ़िया एवं बेहतर तरीके से होने वाला है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का।
इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स स्टेक इज गोइंग टू बी सोल्ड टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी निजी निवेशकों को बेची जानी है। और इसका सही उत्तर है कि आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, जो कि पहले नेशनलाइज हुआ करता था। देखिए इस बैंक के साथ 1964 में इसे ओपन किया गया, तब ये इंडस्ट्रीज को लोन देता था। उसके बाद 2004 में इसे कमर्शियल कर दिया गया, और कमर्शियल करने का मतलब ये है कि इसे वाणिज्यिक बना दिया गया, हम और आप बैंकिंग कर सकते थे। 2010 में इसे नेशनलाइज भी कर दिया गया, सरकार ने इसे अपने अंडर ले लिया। और 2010 के बाद 2018-19 में इसके स्टेक्स भी बेचे गए और एलआईसी ने इसके स्टेक्स खरीदे। नाउ एज ऑफ 2020-21 अब इसे उठा करके प्राइवेट शेयर होल्डर्स को बेच दिया गया है। तो इस तरीके से ये आईडीबीआई बैंक की हिस्ट्री रही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम लोग कि बैंक के होल्डिंग का डाइल्यूशन किया जाना है, और डाइल्यूशन में 47% शेयर आईडीबीआई बैंक के एक ट्रिकल के तौर पर हैं जिनको बेच दिया जाएगा। आईडीबीआई बैंक हैज़ ऑलरेडी बीन रिकैटेगराइज्ड एज प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले ही कैटेगराइज हो चुका था प्राइवेट सेक्टर बैंक के तौर पे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 51% स्टेक्स इसमें खरीद लिए थे, और उसके बाद अब देखिए मेजॉरिटी ओनर तो एलआईसी था, और बाकी का जो और भी स्टेक्स है वो भी प्राइवेट शेयर होल्डर्स को बेच दिया जाएगा, सरकार फुर्सत हो जाएगी। हाउ मच डज द गवर्नमेंट हैज पेग्ड द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट फॉर फिस्कल ईयर 2020-21। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को कितना बढ़ाया है। और इसका सही आंसर है 15 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, ये कृषि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है ना फिस्कल ईयर 2021 का, तो देखिएगा 15 लाख करोड़ रुपए इसे कर दिया गया है फिस्कल ईयर 2021 में। तो यहां तक रहा हमारा ये बजट का पहला सेशन। अगले सेशन में मिलेंगे तो बजट के पार्ट 2 के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।